द्वादशः द्वादशः पाठः पाठः हेमंत हेमंत वर्णम वर्णम हेमंत ऋतु का वर्णन हेमंत अयम अयम सा स कालः कालः सा प्राप्तः प्राप्तः प्रियो प्रियो यस्ते यस्ते प्रियम प्रियम वद वद अलंकृत अलंकृत इव भाति इव भाति येन येन संवत्सरः संवत्सरः शुभः शुभः। हेमंत ऋतु के आने पर वनवास के समय राम अपने भाई प्रियवन्नम मतलब अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे प्रिय वचन बोलने वाले लक्ष्मण, वहाँ समय आ गया है जो तुम्हें पसंद है और जिससे यह वर्ष शुभ और अलंकृत सा प्रभाषित हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट श्लोक है निहार निहार पुरुषो पुरुषो लोकः लोकः पृथ्वी पृथ्वी सस्यशालिनी सस्यशालिनी जलान्यनूप जलान्यनूप भोग्यानि भोग्यानि सुभगो सुभगो हव्य हाय वाहनः। वहन। इस हेमंत ऋतु में यह लोक ओस के कारण अकड़ा रूखा सा लग रहा है। पृथ्वी फसलों से परिपूर्ण है, जल का उपभोग न करने योग्य तथा अग्नि अच्छी तरह लग रही है, अग्नि अच्छी लग रही है। तीसरा नंबर श्लोक सेव माने सेव माने दृढ़म दृढ़म सूर्ये सूर्ये दिस्मंत दिस्मन् कसेविताम कशेविताम विहीन विहीन तिलकेव तिलकेव स्त्री स्त्री नोत्तरा नोत्रा दिक् प्रकाशते। दिक् प्रकाशते। इस हेमंत ऋतु में सूर्य द्वारा दक्षिण दिशा में सेवित होने पर, सेव माने मतलब सेवा करते हुए, ठीक है, सेवित होने पर या दक्षिण दिशा में रहने पर उत्तर दिशा उसी प्रकार शोभा को प्राप्त नहीं करता जैसे बिना तिलक लगाए स्त्री। हेमंत ऋतु में जो है सूर्य दक्षिण दिशा उगते हैं ना, तो उत्तर दिशा धीरे धीरे उत्तर की ओर जाते, तो जब तक दक्षिण दिशा से उठते तो उस समय उत्तर दिशा शोभा विहीन हो जाते है ना। तो वही समझाने का प्रयास कर रहे थे ये जो श्लोक के माध्यम से, जब दक्षिण दिशा में रहते हैं तो उत्तर दिशा उसी प्रकार शोभा को नहीं प्राप्त करता जैसे बिना तिलक लगाए स्त्री। ठीक है, अब है चौथा श्लोक प्राकृत्या प्राकृत्या हिम हिम कोशयो कोशयो दूर दूर सूर्यस्व सूर्यस्व सांप्रदम सांप्रदम यथार्थ नामा यथा नाम सुव्यक्तम सुव्यक्तम हिमवान 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 गिरिह। गिरिः प्राकृत्या मतलब स्वभाव से, ठीक है, और हिम कोशियो मतलब होते बर्फ समूह से व्याप्त, और हिमवान मतलब होते बर्फ वाला। ठीक है, स्वभाव से ही बर्फ के समूह से घिरा हुआ
और इस समय सूर्य से दूर रहने के कारण, दूर सूर्यस्व है ना, दूर रहने के कारण हिमालय पर्वत का जो बर्फ से युक्त होता है स्पष्ट रूप से अपने बर्फ समूह से व्याप्त हिमवान नाम से यथार्थता प्रकट कर रहा है। अब है 5वां श्लोक। अत्यंत अत्यंत सुखश्चार सुखश्चार मध्याहो मध्याहो सस्पृशता सहस्त्र सुख सुख दिवसः सुभाग सुभाग आदित्य आदित्य अछाया अक्षय सलील सलील दुर्भागः दुर्भाग दिन अत्यंत सुखपूर्वक घूमने योग्य तथा दोपहर का समय का स्पर्श सुखकारी है। ठंड के कारण छाया और पानी बुरे लगते हैं। हेमंत ऋतु में जो है दोपहर के जो धूप है बहुत अच्छा लगते, बहुत प्यारा लगते, सुबह और दोपहर ढलने के बाद, ठीक है। मध्याह्ने मतलब दोपहर में, ठीक। और सुभगा मतलब सुंदर, मन को भाने वाला, ठीक है। दिन अत्यंत सुखपूर्वक घूमने योग्य तथा दोपहर का समय का स्पर्श सुखकारी है। छाया और ठंडे पानी बुरे लगते हैं। अब है 5वां। मृदु सूर्य मृदु सूर्यः शनिहारः शनिहारः पटु शीतः पटुशीतः समाहतः समाहतः शून्य शून्य अरण्या अरण्य हिम हिम ध्वस्तता ध्वस्तता दिवसा दिवसा भाति भाति सांप्रतम सांप्रतम सूर्य की गर्माहट कम है। बर्फ से युक्त ठंडी हवाएं चल रही है। जल सूने से लग रहे हैं। बर्फ से आक्रांत किए गए दिन इस समय प्रतीत हो रहे हैं, ठीक है। अब है 7वां। रवि रवि संक्रांत संक्रांत सौभाग्यस्तु सौभाग्यस्तु सारुण शीतलः शीतलः निह निह श्वसान्ध स्वशान इव दर्श इव दर्श चंद्रमा चंद्रमा न न प्रकाशते। प्रकाशते कोहरे से घिरे होने के कारण सूर्य की शीतल किरणें और चंद्रमा सांस लेने से सामने स्थित दर्पण की भांति प्रकाशित नहीं हो रही है। अब है 8वां नंबर। ज्योत्सनः तुषार मलिना तुषार मलिना पौर्ण क्रोण माश्याम माशाम न न राजते राजते सितेव सितेव चातप चातप श्यामा श्यामा लक्ष्यते लक्ष्यते न न तु तु शोभते। शोभते ज्योत्सना मतलब होते चांदनी और तुषार मलिना मतलब बर्फ से मलिन, ठीक। बर्फ से मलिन हुई चांदनी पूर्णिमा तिथि होने पर भी शोभा को प्राप्त नहीं करती। वह कष्टों से पीड़ित सीता जी की तरह
दिखाई देती है परंतु सुशोभित नहीं होती। ठीक, ना तो शोभते मतलब सुशोभित नहीं होती। अब 9वां है प्राकृत्या प्राकृत्या शीतल शीतल स्पर्शो स्पर्शो हिम हिम विद्यच्च विद्युच्च सांप्रतम सांप्रदम प्रवाति प्रवाति पश्चिमो पश्चिमो वायुवः वायुः काले काले द्विगुण द्विगुण शीतलः शीतलः स्वभाव से ही बर्फ की तरह शीतल स्पर्श वाली चिम हवा हेमंत ऋतु के कारण द्विगुनी ठंडक वाली होकर चल रही है। अब है 10वां खरजूर खरजूर पुष्पाकृतिभ्यः पुष्पकृतिभ्यः शिरोभ्यः शिरोभ्यः पूर्ण पूर्ण तण्डुलैः तण्डुले शोभन्ते शोभन्ते किच्चदानम्रः किच्चदानम्रः शाल्यः शाल्यः कनक कनक प्रभा। प्रभा खजूर मतलब होते खजूर, ठीक है, और किच्चिंद मतलब कुछ, ठीक है। खजूर के फूलों की तरह आकृति वाले शीरों पर चावलों के दाने से परिपूर्ण कुछ झुके हुए धान के पौधे और कनक प्रभा मतलब सोने जैसी आभा वाले, ठीक है, सोने जैसी आभा वाले सुशोभित हो रही है। अब है 11वां अवश्य अवश्य आयात आयात मोन्नद मुन्नद निहार निहार तमसा तमसा वृद्धः वृत्तः प्रसुप्त प्रसुप्ता इव इव लक्ष्यन्ते लक्ष्यन्ते विपुष्पा विपुष्पा वरराजयः। वरराजयः अवश्यायः मतलब होते ओस, ठीक है, ओस के अंधकार से युक्त कोहरे से घिरे हुए पुष्पों से रहित विपुष्पा मतलब फूलों से रहित, ठीक है, फूलों से रहित वन के वृक्ष सोए हुए की तरह दिखाई दे रहे हैं। प्रसुप्ता इवा मतलब सोए हुए जैसे, ठीक। अभ्यास, अब अभ्यास है। पहला है लिखित नाम प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में देना है, ठीक है। पहला प्रश्न है हेमंत काले किम सुखावहम भवति। हेमंत ऋतु में किम मतलब क्या, ठीक है, और सुखावहम मतलब होते हैं सुखकारी और भवति मतलब होना, ठीक है। हेमंत ऋतु में क्या शुभकारी होता है? हेमंत काल में अग्नि और सूर्य सुखकारी होता है। संस्कृत में उत्तर देना है तो कैसे लिखाइए आप? हेमंत काले अग्निः सूर्यः च सुखवहो भवता। हेमंत काल में अग्नि और सूर्य सुखकारी होते हैं। अब यहाँ सुखवहो काबर लिखा है? काबर की अग्नि और सूर्य दोनों ही सुखकारी है इसलिए, ठीक है, दो शब्द है उसके कारण वह है, ठीक। और भवता मतलब होते हैं। सिर्फ और सिर्फ का लिखना है हेमंत काले अग्नि है और सूर्य चा मतलब दोनों, ठीक। चा मतलब होते और, अग्नि और सूर्य। सुख वहौ, वहम के जगह हौ है, ठीक। भवता
सुखकारी होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न है, कीदृशः दिवसः भवन्ति हेमन्ते। कीदृशः मतलब किस प्रकार, ठीक, और दिवसः मतलब दिन, और भवन्ति मतलब होते हैं। हेमंत ऋतु में दिन किस प्रकार होते हैं? हेमंत ऋतु में दिन सूर्य की गर्माहट से रहित, बर्फ वाली हवाओं से सहित तथा बर्फ से युक्त सुनसान जंगल वाले होते हैं। उत्तर ऐसे लिखना है, हेमंत दिवसः मृदु सूर्यः शनिहारा पटुसितः समाहतः शून्यारण्य हिमध्वसतः भवन्ति। हेमंत ऋतु में, ये श्लोक के माध्यम से है ना, हेमंत ऋतु में दिन में जो सूर्य की गर्माहट है कम होती है, गर्माहट रहित होती है, सूर्य का ताप जो है अच्छा लगता है, ठीक है, और बर्फ वाली हवाओं सहित, और बर्फ वाली हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुनसान जंगल वाले होते हैं, ठीक। अब तीसरा नंबर प्रश्न है, अस्मिन् ऋतौ शालायाः प्रतिपद्यन्ते। इस ऋतु में धान के पौधे किस अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं? इस ऋतु में धान के पौधे खजूर के फूल जैसे आकृति वाले दानों से भरे हुए, कुछ झुके हुए सोने जैसी आभा वाले सुंदरता को प्राप्त हो जाते हैं। उत्तर लिख रही है इसे संस्कृत में, अस्मिन् ऋतौ शालायाः खजूर पुष्पाकृतिभिः शिरोभिः पूर्ण तंडुलैः चिच्चिदानम्रः कनक प्रभा इव शोभन्ते। इस ऋतु में जो है धान का पौधा खजूर के जो फूल है उसके समान आकृति वाले दानों से भरे हुए और कुछ बालियां झुके हुए सोने जैसी आभा वाले सुंदरता को प्राप्त हो जाते हैं। अधोलिखितान वाक्यान संस्कृत भाषाया अनुवादम कुरुत। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत भाषा में वर्णन अनुवाद करना है। इस ऋतु में संवत्सर शोभित होता है। संस्कृत में ऐसे लिखा है, अस्याम ऋतौ संवत्सरः शोभते। इस ऋतु मतलब अस्याम ऋतुः संवत्सरः शोभते, शोभित होना मतलब शोभते संस्कृत में, ठीक। अब सेकंड नंबर है, इस समय धूप अच्छी लगती है। इसलिए क्या बोलते संस्कृत में, इसलिए क्या बोलते संस्कृत में, अस्मिन्। हाँ, अस्मिन् समय सूर्य तपः रोचते। रोचते मतलब अच्छा लगना। तीसरा नंबर है, हेमंत में उत्तर दिशा मलिन दिखाई देती है। तो संस्कृत में ऐसे लिखना है, हेमंते उत्तर दिक् मलिना दृश्यते। दृश्यते मतलब दिखाई देना। चौथा है, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। शीत भयात, भयात मतलब डर से। खगः, खगः मतलब पक्षी, ठीक है, जले न प्रविशन्ति प्रवेश नहीं करते। शीत भयात खगा जले न प्रविशन्ति, शीत के डर से पक्षी पानी में नहीं घुसते हैं। अब पांचवा है, इस समय वृक्ष सोए से दिखाई देते हैं। इसलिए बोलते संस्कृत में अस्मिन्, ठीक। अस्मिन् समय वृक्षः
शायणा इव दृश्यते। इस समय वृक्ष सोए हुए दिखाई देते हैं। दृश्यन्ते मतलब दिखाई देना।